नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी तमाम पहलुओं के बारे में, तमाम गतिविधियों के बारे में। और हम याद करते हैं बहुत सारे ऐसे फिल्मकारों को, ऐसे कलाकारों को, ऐसे संगीतकारों को, ऐसे गीतकारों को जिनका कि सिनेमा में योगदान रहा है। आज उस कड़ी में हम एक बहुत महान फिल्मकार को याद करने जा रहे हैं, जिनका नाम है मृणाल सेन। आज मृणाल सेन का जन्मदिन है और 2023 मृणाल सेन का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। आज ये उनका एक तरह से देखा जाए तो मृणाल सेन की 100वीं सालगिरह है। मृणाल सेन हमारे बीच सशरीर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका काम भारतीय सिनेमा में मील के पत्थर की तरह गिना जाता है। मृणाल सेन वो नाम है जिन्हें भारतीय सिनेमा में कला सिनेमा, सार्थक सिनेमा, प्रयोगवादी सिनेमा जैसे तमाम जो एक शीर्षक होते हैं या तमाम जो कहना चाहिए खांचे होते हैं, तमाम वर्गीकरण होते हैं, उनमें मृणाल सेन को रखा जाता है। और मृणाल सेन का सिनेमा अपने समय से लेकर के आज तक तमाम फिल्मकारों को एक तरह से रास्ता दिखाता रहा है। मृणाल सेन के सिनेमा की क्या खास बात है, क्यों खास है मृणाल सेन का सिनेमा, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत ही विशिष्ट लोग मौजूद हैं, जो सिनेमा के बारे में लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं। सिनेमा में ही जिन्होंने सिनेमा में चर्चा करते हुए अपना जीवन बिताया है, सिनेमा के बारे में बातचीत करते हुए। मेरे साथ हैं प्रोफेसर जबीमल पारख, जो कि हिंदी सिनेमा और भारतीय सिनेमा के बहुत गंभीर विश्लेषक हैं। वर्षों से, दशकों से हिंदी सिनेमा और भारतीय सिनेमा के बारे में विस्तार से लिखते पढ़ते रहे, कई किताबें लिख चुके हैं। मेरे साथ अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, जो कि एक बहुत तजुर्बेकार फिल्म समीक्षक हैं, फिल्म पत्रकार हैं और वर्षों से सिनेमा के बारे में समीक्षाएं भी लिख रहे हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं। मेरे साथ मनमोहन चड्ढा जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ फिल्म विश्लेषक हैं। चड्ढा साहब भी बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं सिनेमा पर। विनोद दास जी हैं, जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं और सिनेमा में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। सिनेमा के बारे में भी लगातार लिखते पढ़ते रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनमोहन जी आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ। आज बहुत समय बाद आज आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं, तो मैं मृणाल सेन के सिनेमा के बारे में कोई और बात न कहते हुए सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि मृणाल सेन के सिनेमा को आप किस तरह से देखते हैं। और जो हमारा आज का शीर्षक है, तो अगर नई पीढ़ी के किसी दर्शक को आपको समझाना हो कि मृणाल सेन का सिनेमा जो है वो क्यों खास है, उसमें क्या खास बात है, तो आप कैसे उसको समझाएंगे, क्या कहेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी मनमोहन जी। मृणाल सेन के बारे में सबसे पहले जो बात कही जाए वो ये कि उनकी तुलना सत्यजीत राय से जो की जाती है वो इतनी योग्य नहीं है। और ये एक त्रयी बना दी गई, ऋत्विक घटक, सत्यजीत रे और मृणाल सेन। ये भी बात कोई खास ठीक नहीं है। मृणाल सेन का अपना व्यक्तित्व है और मृणाल सेन सत्यजीत रे को रेखांकित करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं वे हमें ये बताते हैं कि क्यों सत्यजीत राय ना होना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एक तो मृणाल सेन का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व एक बहुत जबरदस्त रहा और वो एक कहिए कि हमें जो एक शायद आईना दिखा सकते हैं कि जो हम हिंदी प्रदेश वाले लोग हैं और हमारा जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है बड़ा भयंकर, वो आज के समय में ये है कि हमें सब सुविधाएं होते हुए भी, तकनीक की सब सुविधाएं होते हुए भी हम कहीं ना कहीं हिचकिचाते रहते हैं कि हम फिल्म बनाएं ना बनाएं। एक आदमी लगातार फिल्में बनाता है, 6-7 फिल्में, और कहीं फिल्म चलती नहीं, कोई पैसा वापस नहीं आता। यहाँ हालत हो जाती है कि भुवन शोम जब वो बनाते हैं तो एप्लीकेशन देने के लिए 1,500 रुपए नहीं है। ये एक फिल्मकार की इमेज आप देखिए। ये एक फिल्मकार है जिसके बारे में हमारे दिमाग में एक मिथ है कि वो बहुत अमीर आदमी होगा, उसके पास ये होगा, इसके पास वो होगा। कुल मिला के उनके पास 1,500 रुपए नहीं है और ऑप्शन ये है कि या तो 1,500 रुपए में वो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए अप्लाई करें
या फिर 2,500 रुपये में कलर के लिए अप्लाई करें। तो अरुण कौल जो है वो उन्हें 1,500 रुपये देते हैं और वो ब्लैक एंड वाइट के लिए अप्लाई करते हैं और उनका एप्लीकेशन सैंक्शन होती है। ये स्थिति तब है जब वो 7-8 फिल्में बना चुके हैं। अब एक आदमी जो 7-8 फिल्में बना चुका होता है और उसके पास 1,500 रुपया नहीं होता, उसका साहस आप देखिए, उसका दम देखिए आपकी क्या है, और कौन सा वो माहौल है जिसमें वो 7 फिल्में बना सकता है। और वो 7 फिल्में बना के लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार तकनीक को सीख रहा है, लगातार कहानी कहने का तरीका सीख रहा है और उस पर मास्टरी कर रहा है। और ऐसे कोई कमजोर फिल्में वो बना नहीं रहा है, वो भी सब फिल्में उसकी सही फिल्में हैं। आज अगर मेरी कोई चिंता है तो ये एक बड़ी चिंता है कि मृणाल सेन की वे सभी फिल्में क्या सेलुलॉइड पर सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि सत्यजीत रे के धुन में हम मृणाल सेन को इग्नोर करते रहे हैं और इस बात को लगातार दोहराते रहे हैं कि मृणाल सेन दोयम दर्जे के फिल्मकार रहे हैं सत्यजीत रे की तुलना में, जो बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका एक ढंग है कहने का, वो अपने ढंग से स्वतंत्र फिल्में बना रहे हैं और उनके अपने विषय हैं, और हम उन्हें सिर्फ भुवन शोम से जानते हैं और भुवन शोम से उनका एक परिचय मिलता है। भुवन शोम से ही के महाजन उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि भुवन शोम से पहले की जो उनकी फिल्में हैं वे कहाँ हैं और वो किस स्थिति में हैं, वो सेलुलॉइड पर उपलब्ध हैं या नहीं। इन सब चीज़ों पर हमें लगातार बात करनी चाहिए, कहीं लिखना चाहिए, किसी को शोध करनी चाहिए और जाके एक एक प्रिंट देखना चाहिए कि कौन कौन सा प्रिंट उपलब्ध है या नहीं। ये चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं। ये दूसरी बात जो है मृणाल सेन की कि हम उनके ऋणी इसलिए भी हैं कि उन्होंने हमें हिंदी की बहुत अच्छी फिल्में दी। मैं खंडहर को और एक दिन अचानक को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनता हूँ। बेशक, दोनों ही बेशक। फिल्में महान फिल्में हैं। इसलिए, और जहाँ तक एक दिन अचानक है जिसकी बात अभी बाद में होगी, उनकी मतलब एकदम मैच्योर फिल्म जिसे कहते हैं, जो उन्होंने 70 साल की उम्र में बनाई। और अदरवाइज भी मृणाल सेन का पूरा जो व्यक्तित्व है वो, अगर हम कहें कि एक कमर्शियल सिनेमा बॉम्बे का हुआ करता था, उसके साथ हमने समानांतर सिनेमा खड़ा किया, तो ऐसे ही ठीक उसी ढंग से सत्यजीत राय के समानांतर खड़ा है उनका सिनेमा, उनके बिल्कुल लगातार खड़ा है। और इस पे जो है डॉक्यूमेंटेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब भी कोई सत्यजीत रे की फिल्म आई या मृणाल सेन की फिल्म आई, दोनों जो लोग थे उन दोनों के साथ का संवाद होता था। दोनों एक दूसरे की फिल्म पर लिखा करते थे, जो कलकत्ता के अखबारों में छपा करता था बंगाली में, और दोनों एक दूसरे को जवाब दिया करते थे, डिफेंड किया करते थे। वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो अभी तक पुस्तक रूप में नहीं आ पाए कहीं की। और अभी जो कल परसों मुझे किसी ने फेसबुक पे डाला है कि जयदेव दास एक विद्यार्थी हैं बड़े अच्छे वर्धा के, कि एक मृणाल सेन की आत्मकथा शायद बंगाली में आई है, जो हिंदी में आनी चाहिए। अब उसकी बात अलग है, कब आ पाएगी वो। तो इस तरह मृणाल सेन हमारे लिए बहुत बड़े फिल्मकार हैं जी, और हमें ज्यादा बातचीत करनी चाहिए। आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही मनमोहन जी। आपने कहा कि सत्यजीत रे के समानांतर जो उनका सिनेमा है वो किस तरह से खड़ा होता है और कैसे वो एक अपनी अलग शैली विकसित करते हैं। आपने शुरू में जिक्र किया ऋत्विक घटक, मृणाल सेन और सत्यजीत रे की एक त्रयी का, जिसने की पश्चिम बंगाल के तीनों फिल्मकारों ने किस तरह से सिनेमा के व्याकरण को और कहानी कहने की जो एक पूरी शैली है, एक व्यावसायिक सिनेमा से अलग जो दृष्टि है, उसको विकसित किया और वो पूरे भारत की एक तरह से पहचान बन गया विश्व में इन तीनों का सिनेमा। मैं विनोद जी आपके पास आता हूँ। जो बात अभी मनमोहन जी कह रहे थे सत्यजीत रे के समानांतर, मुझे जब वो कह रहे थे तो मुझे याद आया कि सत्यजीत रे ने भी कलकत्ता
एक ट्रियोलॉजी बनाई, कलकत्ता ट्रियोलॉजी, और एक मृणाल सेन ने भी बनाई है। कलकत्ता ट्रियोलॉजी जो सत्यजीत रे की है, उसमें हमने देखा है कि वो प्रतिद्वंदी है, सीमाबद्ध है और जन अरण्य नाम की 3 फिल्में हैं। उसी तरह से मृणाल सिंह की जो ट्रिलॉजी है, कलकत्ता ट्रिलॉजी, क्योंकि तब वो कलकत्ता कहलाता था, आज कोलकाता कहलाता है, तो कलकत्ता ट्रिलॉजी जो है उसमें आपके पास पदातिक है, कलकत्ता 71 है, और तीसरी फिल्म है, मैं तीसरी फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, इंटरव्यू। इंटरव्यू, हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, इंटरव्यू। तो ये जो तीनों फिल्में हैं, और तीनों फिल्मों के बहाने जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हालांकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि सत्यजीत रे और मृणाल सेन की तुलना करते हुए मृणाल सेन पर बात की जाए, क्योंकि मृणाल सेन का अपना जो एक अलग कंट्रीब्यूशन है, उससे नए जो दर्शक हैं और जो नए लोग सिनेमा को समझना चाहते हैं या सिनेमा में दिलचस्पी लेते हैं, गंभीर सिनेमा में, उनको किस तरह से परिचित कराया जाए, ये हमारी एक आज की बातचीत का एक मकसद जरूर था, उनको याद करते हुए। तो मैं आपसे विनोद जी मैं जानना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं मृणाल सेन के बारे में, तो किस तरह का अक्स उभरता है आपके दिमाग में? जैसे भुवन शोम का जिक्र किया उन्होंने, और ये भी कहा कि एक दिन अचानक, और एक और फिल्म का जिक्र किया मनमोहन जी ने, हाँ, खंडहर 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 का जिक्र किया, जो कि बहुत अच्छी फिल्म है। मृगया मृगया अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, जो जी एक दिन प्रतिदिन भी है। मृगया जो है वो मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म, जो अभी बात कर रहे थे व्यावसायिक सिनेमा की, तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने, मृणाल सेन ने उनको, मतलब डिस्को डांसर से पहले जिस तरीके का उनका अभिनय का एक था, जो क्षमता थी, उसको उभार करके सामने प्रस्तुत किया था। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा विनोद जी। जी, आपने बहुत, चड्ढा जी ने बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है, और आपने भी बहुत अच्छा सवाल किया कि त्रयी। तो जो भुवन सोम है, जिसकी चर्चा चड्ढा जी ने की, उसके पहले मुझे लगता है कि मृणाल सेन के 3 भाग किए जा सकते हैं उनकी कृतियों का विश्लेषण करते समय। पहला तो भुवन सोम तक, जो भुवन सोम तक किया है। उसके बाद जो कलकत्ता त्रयी है, हालांकि भुवन और कलकत्ता त्रयी के बाद जो एक नए तरह की फिल्म बनती है, खंडहर, एक दिन प्रतिदिन, एक दिन अचानक, इस तरह की फिल्म। मुझे लगता है कि उनके 3 हिस्से किए जा सकते हैं उनकी कृतियों का, उनको समझने के लिए। जो पहला हिस्सा है, जो जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो कि वो असफल रहे, लेकिन उन्हीं दिनों उन्होंने एक अद्भुत हिंदी से जुड़ी हुई फिल्म बनाई, महादेवी वर्मा की कृति पर। हेलो, चीनी फेरी वाला। जी विनोद जी, आप आवाज आ रही है? फोन आपका सीधा हो गया। नहीं, वो कुछ गड़बड़ नहीं, आप बोलते रहिए। कोई बात नहीं, आप हाँ बोलते रहें, आपकी आवाज। मैं कह रहा था कि जो महादेवी वर्मा की कृति थी, कहानी, मशहूर कहानी चीनी फेरे वाले पर आधारित, उन्होंने उसी दौर में बनाई थी फिल्म। और ये नील आकाशेर नीचे, जी, नील आकाशेर नीचे, नील आकाशेर नीचे। और ये फिल्म प्रतिबंधित भी कर दी गई थी, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल टोन्स थे। जी, तो ऐसे में आप ये सोचिए कि वो हिंदी से कितनी 1956-57 में फिल्म बनी है वो, और वो हिंदी से तभी से जुड़ गए थे। महादेवी वर्मा की किसी कृति पर और किसी ने फिल्म बनाई या नहीं बनाई, ये अपने आप में कम से कम ये दिखाता है कि मृणाल सेन जो है वो एक फिल्मकार के तौर पर साहित्य से, मतलब कहानियों का कच्चा माल लेते थे, जैसे कि सत्यजीत रे ने भी लिया और तमाम अच्छे फिल्मकारों ने लिया है। और मतलब अंत तक, यानी खंडहर तक भी अगर हम आते हैं बाद में, तो देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रेमेंद्र मित्र की कहानी तेलना पोता की खोज पर खंडहर फिल्म बनाई थी, और उन्होंने तो प्रेमचंद की कहानी कफन को ले जाकर उस पर तेलुगु में फिल्म बनाई, ओका ओरी कथा। तो ये अपने आप में उनका प्रयोगधर्मी जो एक स्वभाव था, और जी जिसको बोलते हैं कि अपनी जो एक कंफर्ट जोन है, जैसे मान लीजिए कि वो बंगाल के फिल्मकार थे, तो बंगाली भाषा में अगर वो फिल्में बनाते रहते तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो बार बार उस जमीन को तोड़ते हुए नजर आते हैं मृणाल सेन। मैं परख साहब आपके पास आता हूँ, मुझे लगता है विनोद जी का कनेक्शन कुछ उसमें कुछ व्यवधान आ रहा है,
आपके पास आता हूँ। आप ये बताएं, आप तो सिनेमा का बहुत अध्ययन करते हैं, आपने तमाम सारे फिल्मकारों की जो शैली है उसके बारे में किया होगा अध्ययन। तो मृणाल सेन की जो शैली थी, मुझे लगता है हाँ, मृणाल सेन की जो शैली थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और एक मृणाल सेन जब हमारे सामने आते हैं तो हम मृणाल सेन पर जब बात कर रहे हैं तो जो एक प्रतिबद्ध फिल्मकार के तौर पर वो सामने आते हैं, यानी एक मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित फिल्मकार। वो अपने आप को एक प्राइवेट मार्क्सवादी कहते रहे, वो कभी पार्टी के मेंबर नहीं रहे, लेकिन एक अपने आप को प्राइवेट मार्क्सवादी कहते रहे। और उनकी जो एक कहानी कहने की शैली है या फिल्में बनाने की जो शैली, उसमें एक तरह की बेचैनी और एक तरह का कहें थोड़ा थोड़ा आक्रोश भी दिखता है। खासतौर से अगर हम उनकी जो कलकत्ता ट्रेन बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से मृणाल सेन की के सिनेमा को व्याख्यायित करेंगे? जो हम आज सवाल उठा रहे हैं कि क्यों खास है मृणाल सेन का सिनेमा, तो उसमें आप क्या खासियत ढूंढेंगे फरक साहब? अमिताभ जी, ऐसा है कि ये सही है कि सत्यजीत राय, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक ये समकालीन बंगला फिल्मकार है। और ये भी सही है कि आमतौर पर इन्हें त्रयी फिल्मकारों के तौर पर पेश किया जाता है, और इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि उनकी आपस में तुलना भी होगी। लेकिन जैसा कि साहित्य में होता है, और जो दूसरी कलाओं के बारे में भी सच है और फिल्म के बारे में भी सच है, कि जो बड़े फिल्मकार होंगे, बड़े कलाकार होंगे, वो हमेशा दूसरों से अलग होंगे। अपने ही समकालीनों से, अपने ही समय के जो दिग्गज फिल्मकार हैं, कलाकार हैं, उनसे वो निश्चित रूप से अलग होंगे। वो अगर उसी तरह की फिल्म बना रहे होंगे या उसी तरह की रचना कर रहे होंगे, तो फिर ये संभव नहीं है कि वो एक दूसरे जैसे होकर वे उतने ही महान बने। निश्चित रूप से सत्यजीत राय से मृणाल सेन की शैली बिल्कुल अलग है। ये सही है कि जैसा कि बंगाल में परंपरा रही है कि साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाना, सत्यजीत राय की तो लगभग सभी फिल्में साहित्यिक कृतियों पर है। दूसरों की कृतियों पर होगी नहीं तो खुद की पहले से प्रकाशित कृतियों पर उन्होंने फिल्में बनाई है। लेकिन मृणाल सेन के साथ भी ऐसा है। मृणाल सेन भी लगातार साहित्यिक कृतियों पर फिल्म बनाते रहे हैं, और उसमें उन्होंने, अब जैसे भुवन सोम की चर्चा हम करते हैं, तो भुवन सोम बनफूल की जो बंगला राइटर थे, बनफूल, उनकी कहानी पर उन्होंने हिंदी में फिल्म बनाई। इसी तरह से प्रेमचंद के कफन पर उन्होंने तेलुगु में फिल्म बनाई, ओका उरी कथा। और ये हमेशा करते रहे। जो उनकी आखिरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंतरीन, वो संभवतः मंटो की कहानी पर थी, जो बंगला में बनी। तो ये वो करते रहे हैं कि भाषाओं का जो आदान प्रदान है, उन उनकी, वो मतलब ऐसा मानते थे कि जो जीवन यथार्थ है, वो कमोबेश सभी भाषाओं में, अगर हम यथार्थ की तरफ जाएं तो सभी भाषाओं में कोई बहुत बुनियादी तौर पर बदलाव नहीं होते। कुछ विशिष्टता हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से वो, अब जैसे मृगया कहानी के लिए उन्होंने उड़िया कहानी ली, उड़िया पाणिग्राही, भगवती चरण पाणिग्राही जो वहां के बड़े कथाकार थे, उनकी कहानी पर उन्होंने हिंदी में फिल्म बनाई। तो ये जरूर है। दूसरी चीज जो मुझे मृणाल सेन के बारे में महत्वपूर्ण लगती है, जो बाद में धीरे धीरे कहना चाहिए कि उनकी पहचान भी बना। यह सही है कि वो आरंभ से ही अपने को एक मार्क्सिस्ट फिल्मकार के तौर पर कहते थे। उनकी जनरेशन के अन्य बंगला फिल्मकारों या इवन दूसरी भाषाओं में भी ऐसे फिल्मकार प्राय नहीं है जिन्होंने घोषित रूप से ये कहा हो कि मैं मार्क्सवादी हूं। मृणाल सेन ने इस बात को कभी छुपाया नहीं। वो अपने को एक प्रतिबद्ध मार्क्सवादी फिल्मकार के तौर पर ही रखते थे।
यहाँ तक कि एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो मैं कहना चाहता हूँ उसके बीच में कला आती है तो कला जाए भाड़ में। यानी कि उनके लिए कला से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो वो संदेश देना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने लगातार जो है इस बात पर कि मुझे क्या कहना है, जितना ध्यान दिया है, उससे कम ध्यान नहीं दिया है कि उसे कितनी प्रभावी रूप में कहा जा सकता है, कितने रचनात्मक रूप में कहा जा सकता है। यह सही है कि उनकी शुरू की फ़िल्में जो है, जैसे 1955-56 जिस समय सत्यजीत राय ने अपनी पहली फ़िल्म बनाई थी, पथेर पांचाली, ठीक उस समय रात भोर बनाई, लेकिन वो रात भोर फ़िल्म से वो बहुत असंतुष्ट हुए और वो उन्हें फ़िल्म के तौर पर बहुत ही कमज़ोर फ़िल्म लगी। लेकिन उसके बाद में लगातार उन्होंने फ़िल्में बहुत बेहतर बनाई, लेकिन उनकी पहचान बनी भुवन शोम से। और आप देखेंगे कि भुवन शोम के बाद में जो महत्वपूर्ण बात है और जिसे उन्होंने कहा भी है कि वो केवल बाहरी यथार्थ पर ही नहीं, बल्कि उस आंतरिक यथार्थ की तरफ भी उनका ध्यान जाने लगा, जो कि उसी यथार्थ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको समझे बिना हम मानव जीवन के संपूर्ण यथार्थ को नहीं समझ सकते। और मेरा मानना है कि फ़िल्मकारों में, भारतीय फ़िल्मकारों में शायद मृणाल सेन इस बात की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जिस समय वो बाहरी यथार्थ की जटिलताओं को अपनी फ़िल्मों में पेश करते हैं, ठीक उसी समय उसके जो आंतरिक द्वंद है चरित्रों के, उसको भी वो पेश करते हैं। अकालेर संधानी फ़िल्म जो है, इस मायने में उनकी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही लाजवाब फ़िल्म है। वो लाजवाब कई दृष्टियों से है। वो बिल्कुल। लाजवाब है कि वो एक साथ कई समानांतर लेवल पर चलती है। फ़िल्म बन रही है 1943 में जो दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा उसको था। हाँ। अकाल पड़ा था, उस अकाल को दोबारा रचने की कोशिश। लेकिन और फ़िल्म का नाम है अकालेर संधानी, यानी कि इन सर्च ऑफ फैमिन, एक करेक्ट। अकाल की खोज हो रही है। और हम देखते हैं कि कहानी का जो नैरेटिव है, वो उस तरफ जा रहा है, जहाँ की अकाल तो है, उसे खोजना नहीं है, वो अकाल तो मौजूद है। और वो जो दुर्गा नाम के चरित्र है उसके अंदर, उस दुर्गा नाम के चरित्र के माध्यम से एक तरह से वह जो 43 का अकाल है, वो 43 का अकाल इस समय फिर जीवित दिखाई देता है। ठीक? और उसी समय आप देखेंगे कि जो आंतरिक द्वंद है चरित्रों के अंदर, खुद जो उस फ़िल्म की नायिका है स्मिता पाटिल ने शायद उनकी एक ही फ़िल्म में काम किया था मृणाल सेन की, उसके अंदर जो अंतर्द्वंद के माध्यम से जो अ अ कहना चाहिए कि यथार्थ के जो अंतर्विरोध है उसको रिफ्लेक्ट किया है, वो बहुत प्रभावशाली है। फ़िल्म के अंदर फ़िल्म का ये जो प्रयोग है और फ़िल्म के अंदर फ़िल्म के प्रयोग के माध्यम से फ़िल्म के चारों ओर जो यथार्थ है, उनमें उनके जो आपने कहना चाहिए कि एक-दूसरे के अंतर्विरोध हैं, उन सबों को सँभालना और उसे इस तरह से प्रस्तुत करना, वो कोई साधारण फ़िल्मकार नहीं कर सकता था। कोई साधारण फ़िल्मकार नहीं कर सकता था। आप देखेंगे कि प्यासा फ़िल्म के अंदर जब गुरुदत्त फ़िल्म के अंदर फ़िल्म बनाते हैं देवदास, तब वो एक तरह से सीधी रेखा में कहानी चलती है। लेकिन इस फ़िल्म के अंदर अकालेर संधानी में वो फ़िल्म के अंदर फ़िल्म के जो कहानी प्रस्तुत की जा रही है, उसके अंदर कई सारी कहानियाँ फिर हम्म। आती है और एक-दूसरे के पैरेलल एक-दूसरे के समानांतर चलती है। तो मेरे कहने का मतलब मैं इस एक फ़िल्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मृणाल सेन जो है, एक सरल रेखा में चलने वाले फ़िल्मकार नहीं, वो कई लेवल पर चलते हैं। आप एक दिन अचानक फ़िल्म देखिए, एक दिन अचानक में जहाँ पर प्रोफ़ेसर साहब घर से चले गए हैं
अब जाने के बाद में किस तरह से वे सब अपने पिता की, अपने पति की खोज कर रहे हैं, अपने उसको जिसके साथ उन्होंने कई दशक बिताए होंगे, लेकिन वो क्या थे, क्यों चले गए, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या हम जितने महान अपने पिता को समझ रहे थे वो वैसे थे या नहीं थे। ये एक मतलब कहना चाहिए कि वो फिल्म जो है, जो मुझे आखिरी बात अभी मैं कहना चाहता हूँ फिलहाल, वो ये है कि उनके यहाँ कोई आपको कहानी नहीं मिलेगी, परंपरागत रूप से जिसे कहानी कहते हैं वो कहानी नहीं मिलेगी। वो कहानी की बजाय एक ऐसा आख्यान वो विकसित होता चला जाता है, एक में से दूसरा, दूसरे मतलब स्थितियां पैदा होती है और उन स्थितियों से कहानी बनती है, और वो इतनी स्वाभाविक रूप से बनती है कि मुझे तो चमत्कृत करती है। मैं समझता हूँ जी कि अगर जी मृणाल सेन को देखना है तो इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ये जो चमत्कृत करने वाली बात है, ये निसंदेह उनका सिनेमा जो है, लेकिन वो सिर्फ आपको मतलब अपनी ट्रीटमेंट की वजह से चमत्कृत नहीं करता, वो कहीं न कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि मृणाल सेन वाक़ई में इस तरह के फ़िल्मकार थे, जैसा कि मनमोहन जी ने शुरू में बताया कि ₹1,500 नहीं थे उनके पास में, लेकिन फिर भी उनके मन में जुनून था फ़िल्म बनाने का। देखिए शायद बहुत लोग जानते ना हों, आज आज के दौर के बहुत सारे लोग शायद ना जानते हों कि मृणाल सेन जो है वो जो आज हमारा बांग्लादेश है, जब 1923 में जब उनका जन्म हुआ था, वो भारत का हिस्सा था, फरीदपुर जहाँ उनका जन्म हुआ था, और वो दरअसल फ़िल्मकार बनना चाहते थे, लेकिन वो बहुत अलग-अलग तरीके के काम भी उन्होंने किए। उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया, जीविका चलाने के लिए। उन्होंने वो फ़िज़िक्स पढ़ना चाहते थे। वो बहुत अलग-अलग तरीके से मतलब जीवन जीते हुए फ़िल्म बनाने के प्रति जो उनका जुनून था, उस जुनून को उन्होंने मतलब कभी ठंडा नहीं होने दिया, और वो एक के बाद एक लगातार फ़िल्में बनाते रहना चाहते थे। यहाँ तक कि जीवन के अंतिम वर्षों में भी जब वो उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई, क्योंकि हम जानते हैं 95 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ था, और 90 के बाद जो है बीमार भी रहने लगे थे वो काफ़ी, लेकिन फिर भी उनके मन में इच्छा थी कि वो लगातार जो है वो फ़िल्में बनाएँ, तो सिनेमा बनाने के लिए जो उनका जुनून था, और उस जुनून के क्रम में उन्होंने कितने कितने तरह के जो सीमाएँ होती हैं, तोड़ी हैं, कितने तरह के नए पैमाने गढ़े हैं, ये अपने आप में बहुत चकित करने वाली बात है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मृणाल सेन एक फ़िल्मकार के तौर पर, मृणाल सेन एक व्यक्ति के तौर पर तमाम सारे लोगों की प्रेरणा रहे, तमाम सारे फ़िल्मकारों ने उनके बारे में लिखा है। अदूर गोपालकृष्णन से उनका बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है। गोविंद निहलानी जैसे फ़िल्मकार जो है वो उनके बारे में बहुत आदर से उनको याद करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में सुन चुके हैं। मृणाल सेन को आज की पीढ़ी, आज का जो फ़िल्मों का दर्शक है, जो अच्छे सिनेमा का दर्शक है, या जो एक नया फ़िल्मकार है, नया पटकथाकार है, उसको क्या मृणाल सेन से मतलब सीखना चाहिए? जुनून तो एक अपनी जगह है, जुनून तो एक बात है ही, लेकिन उसके अलावा जो कहानी कहने का तरीका है, या जो चीज़ों को पकड़ने का तरीका है, यानी जैसे भुवन शोम में जब उन्होंने सुहासिनी मूले को लिया, या भुवन शोम के लिए शायद बहुत सारे कम लोग जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन को उन्होंने उनसे वॉइस ओवर करवाया, जिसके लिए उन्होंने उस समय अमिताभ बच्चन को मात्र ₹300 दिए थे, और अमिताभ ने उनसे आग्रह किया कि भाई आप पैसे भले दे ना दें, लेकिन मेरा नाम तो आएगा ना क्रेडिट रोल में। उन्होंने कहा हाँ, नाम आएगा आपका, क्रेडिट रोल में आपका नाम दिखाई देगा। उसमें उनका नाम सिर्फ अमिताभ आता है, अमिताभ बच्चन नहीं आता है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प बातें हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में। मैं अजय जी आपसे चाहूँगा कि आप हमें ये बताएँ कि कोई नई पीढ़ी का जो दर्शक हो सिनेमा का, जिसकी गंभीर सिनेमा में अच्छी दिलचस्पी हो, अच्छे सिनेमा में दिलचस्पी हो, मृणाल सेन जैसे फ़िल्मकार के बारे में जानने में दिलचस्पी हो, तो उसके लिए क्या वो बिंदु हो सकते हैं जो उसको मृणाल सेन की तरफ ले जाएँ? नमस्कार सभी को। और बहुत अच्छा किया कि आज ही से उनके जन्मशती शुरू हो रही है और हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने सिनेमा संवाद में उनके ऊपर। मृणाल सेन, मुझे लगता है कि अगर आज जीवित होते ना तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते, और क्राफ्ट को लेकर के, सिनेमा को सस्ता करने के मीडियम को लेकर के जिस ढंग से वे परेशान रहते थे ना, अब मोबाइल युग में शायद उनको बहुत खुशी होती कि किसी को भी फ़िल्म मेकर बनाया जा सकता है, एक मोबाइल पे फ़िल्म बन सकती है। शायद उन्हीं की ये कही हुई बात है कि जिस दिन
फिल्में कागज की तरह सस्ती हो जाएंगी और कैमरा कलम की तरह, उस दिन हर कोई फिल्मकार हो सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि वो चीजें हो चुकी हैं। मृणाल सेन को देखने के लिए जरूरी है कि मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि उनके पूरे जीवन को लेकर के और फिर ऐसा कोई अध्ययन किया जाए। जन्मशती का साल है, जाहिर सी बात है भारत सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार के वे कटिबद्ध और प्रतिबद्ध फिल्म मेकर थे, उनकी फिल्मों को लेके कोई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होने जा रहा है देश। ये उनके प्रशंसक ही चाहें तो कर सकते हैं और ये पूरे देश में होना चाहिए, भले ही सरकारी समर्थन मिले या न मिले। मृणाल सेन को देखने के लिए उनकी ही कहे बात को अगर हम याद करें, एक इटालियन फिल्म क्रिटिक के साथ लंबे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, वो सिमिली मुझे विक्रम और बेताल जैसी लगती है। वो कहते हैं कि समय मेरे गर्दन और पीठ पे सवार रहता है और मैं बार बार उसे खींच के निकालता हूं और बार बार उस पर काम करता हूं। वो लगभग विक्रम और बेताल वाली बात है कि बेताल के जवाब पूरे नहीं हो तो बेताल फिर से पीठ पर आके लग जाता है, वैसा ही समय इनकी पीठ पर लगा रहता है। और मृणाल सेन ने हमेशा अपने समय को, अपने समय की असहज सच्चाइयों को, क्रूर सच्चाइयों को, क्रूर यथार्थ को पर्दे पर उतारने की कोशिश की। उनका ही मंतव्य है, जो अगर मृणाल सेन को समझना है, पढ़ना है, तो उनके बारे में हमें जानने के लिए थोड़ा सा अध्ययन भी करना पड़ेगा उनके बारे में। मृणाल सेन कहते हैं कि मैं क्राफ्ट को लेके बहुत परेशान रहता हूँ। जैसे फ्लैशबैक है, फ्लैशबैक का क्यों इस्तेमाल होना चाहिए, फ्लैशबैक कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो कंटेम्प्रेरी कहानी कह रहे हैं, उसी कंटेम्प्रेरी कहानी कहने में अचानक से पुरानी बातें आ जाएं, लेकिन उसके लिए हमें कोई अलग संधान न करना पड़े। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है अपने उस इंटरव्यू में कि सारनाथ में गए हुए थे और सारनाथ में जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, वहां पहुंचे वो, तो एक कोई वहां पे हॉल है जिसमें नीचे उतर के जाना था और थोड़ा सिर झुका के जाना था। मृणाल सेन कहते हैं कि सिर झुकाते ही मैं खुद को महसूस किया कि मैं भिक्षु हो गया हूँ और मैं बुद्ध के सामने बैठा हुआ हूँ। हाँ, और मैं उस जमाने में चला गया, लेकिन मैं हूँ इसी जमाने में। सिनेमा में इस चीज को वो लाना चाहते थे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हम तो अपने समय में ही रहें, लेकिन हम अतीत की भी कहानियां कहें। तो मृणाल सेन को जब आप समझना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो ये सारी बातें, तो जो ट्रायोलॉजी वाली बात आई, यथार्थ की बातें आई, अपने खोज की बात आई, मुझे लगता है अपनी जिंदगी में भी और फिल्मों में भी वे क्राफ्ट को लेके बहुत परेशान रहे। कंटेंट उनके पास हमेशा स्ट्रांग रहा और उन्होंने कहीं भी शर्म नहीं महसूस की या चेपा नहीं कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन इससे भी परहेज नहीं किया कि मैं कम्युनिस्टों से दुखी हूँ और उनसे निराश हूँ बाद के दिनों में। और दोनों बातें, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पीयूष मिश्रा की तरह गाली नहीं दी। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। तो आपने सब कुछ लिया वहां से, लेकिन जब आप कहीं दूसरी जगह थोड़े से समृद्ध हो गए या किसी दूसरे ट्रैक को पकड़ रहे हैं आप, तो अचानक से आप गाली देने के मूड में आ जाते हैं। उन्होंने आलोचना करना और गाली देना दो चीजें हैं। हमारी अपनी कमियों को, अपने दोस्तों, भाइयों, मित्रों, अपने संगठन की कमियों को जाहिर करना बिल्कुल वाजिब बात है, होते रहना चाहिए। मृणाल सेन ने वो किया है। और जो दूरी बनाई उन्होंने बंगाल सरकार से, या बात से शुरू में उनको बहुत उम्मीद थी कि बंगाल में कम्युनिस्ट की सरकार आ गई 77 में, उसके बाद बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी बदलता हुआ न देख करके वो निराश भी हुए थे। तो मृणाल सेन एक वैविध्यपूर्ण जीवन है उनका। मैं तो कहूंगा कि जीवन में भी वे क्राफ्ट खोज रहे थे और जिस तरीके से पूरे देश में घूमते रहे, आपने बहुत सही याद दिलाया कि वो MRB थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और झांसी से उनकी यात्रा शुरू होती है। जो महादेवी वर्मा की कहानी या संस्मरण को लेकर के उन्होंने फिल्म बनाई, वह फिल्म वह चीनी भाई नाम का एक संस्मरण है। वह चीनी भाई जो इलाहाबाद के बैकड्रॉप पे लिखी हुई कहानी है कि कैसे चीन से एक फेरी वाला आया है, सिल्क के कपड़े बेचता है, और कैसे महादेवी वर्मा से उसके बहन भाई का रिश्ता बनता है, और फिर कैसे वो अपने देश लौट रहे थे, अपनी गठरी उसके पास, महादेवी वर्मा के पास छोड़ जाता है वो। और ये सारी कहानी, फिल्म को इसलिए बैन किया गया था उस समय, कहानी में ऐसा कोई स्पष्ट कम्युनिस्ट विचार नहीं था, लेकिन ये दिखाया गया था कि एक साहचर्य दोनों देशों के बीच बैठ रहा है, भारत का मुक्ति संग्राम और चीन का मुक्ति संग्राम। और चीन के मुक्ति संग्राम में उसकी जरूरत महसूस हुई है जहां वो जाना चाह रहा है।
तो इस तरीके से एक सामंजस्य दिखाने की कोशिश की है। मृणाल सेन ने कहानी को थोड़ा बदला था, उसको बंगाल लेके चले गए थे इलाहाबाद से, और फिर बंगाल के पृष्ठभूमि में अलग से थोड़ी सी कहानी बनी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 1959 में उस पर प्रतिबंध लग गया था। बाद में हेमंत कुमार जो उस फिल्म के निर्माता और म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह थे, उन्होंने नेहरू जी को, राजेंद्र प्रसाद को, सबको राजी किया कि आप लोग फिल्म देखें। उन्होंने फिल्म देखी है, उसके बाद से इस फिल्म से प्रतिबंध हटा। देश की पहली फिल्म है जिसमें प्रतिबंध लगा था, नील आकाश ये और बहुत नीचे। दिलचस्प जानकारी आपने दी है, ये बहुत दिलचस्प और जानकारी आपने दी है। और सिनेमा और साहित्य के अध्येताओं से मैं आग्रह करूंगा कि वे नील आकाश और नीचे देखें। जब भी सिनेमा और साहित्य की बात होती है, उसमें महादेवी वर्मा की इस कृति की कोई चर्चा नहीं होती है। कोई सिनेमा ये का बहुत अध्येता महत्वपूर्ण या बात है। साहित्य का अध्येता नहीं कहता है कि महादेवी वर्मा की कहानी पर उन्होंने कोई फिल्म बनाई थी। उस फिल्म को देखा जाना चाहिए, उस फिल्म पर विचार किया जाना चाहिए, और मृणाल सेन पर बजाबता हर एक विश्वविद्यालय में एक रेट्रो होना चाहिए, और एक लगातार हमें आगे भी बात करनी चाहिए। हर महीने कम से कम एक बार मृणाल सेन की किसी एक फिल्म को लेके हम लोग बात करें। जरूर, ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं मतलब जो आप अभी बात कर रहे थे, जब आप बात कर रहे थे तो मुझे भुवन सोम याद आ रही थी, क्योंकि आपने जो इटालियन फिल्मकार वगैरह का जिक्र किया, तो उस फिल्म में तो कम से कम जो क्राफ्ट के लेवल पर देखा जाए, कहानी तो अपनी जगह है ही बहुत दिलचस्प कि कैसे एक जो अधिकारी है वो अपना जो एक कंफर्ट जोन है उसको छोड़ करके, वो अपना जो उसका अकेलापन है वो उसको छोड़ करके जब वो निकलता है, और कैसे फिर उसको एक गांव की एक लड़की मिलती है, और वो कैसे उसको जिंदगी के नए मायने दिखाती, नई तस्वीर दिखाती है, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और उत्पल दत्त और सुहासिनी गुलेरिया ने बहुत शानदार काम किया। लेकिन उस फिल्म में जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कई जगह, जैसे वो जंप कट्स का इस्तेमाल है, फ्रीज शॉट्स का इस्तेमाल है, वो जिस तरीके से करते हैं, दिखाते हैं, वो अपने आप में बहुत। और मुझे वो याद है, वो एक सीन उसका बहुत बहुत शानदार है, जिसमें वो एक बार जब वो बत्तख पर निशाना लगा रहे हैं उत्पल दत्त, और वो निशाना चूक जाता है, उसके पीछे से सुहासिनी मिले की जो खिलखिलाहट है, वो खिलखिलाहट आपको बहुत देर तक याद रहती है। अभी तक मुझे वो, मैंने उस फिल्म को देखा है एक दो बार, वो तो वो याद रह जाता है कि हाँ, किस तरह से वो चीज जो है, वो उसकी गूंज है आपके साथ रहती है। और ये एक बड़े फिल्मकार की एक बात है कि उसकी कृतियां जो है आपको याद रहती है। मनमोहन जी आपके पास आता हूँ, मनमोहन जी का, हाँ मनमोहन जी आपके पास आ रहा हूँ। ये आप मुझे बताएं कि मृणाल सेन जो है, हम लोग यहाँ उनकी प्रतिबद्धता की चर्चा कर रहे हैं, मृणाल सेन की साहित्य से जो जिस तरह से उन्होंने फिल्मों को लिया, अपने लिए कहानियां ली, इसकी हम बातचीत कर रहे हैं। हमें ये बताइए कि मृणाल सेन, बार बार हम लोग सत्यजीत रे और मृणाल सेन के उसमें पहुंच जाते हैं, आपने शुरू में ही जिक्र किया था। मुझे लगता है कि सत्यजीत रे की तुलना में मृणाल सेन जो है वो ज्यादा मतलब एक कहना चाहिए आइडियोलॉजिकली कमिटेड फिल्मकार तो थे ही, और उस आइडियोलॉजी को दर्शाने में, यानी उसके प्रति अपना जो अभिव्यक्ति है उसमें कहीं वो झिझकते नहीं थे। जैसे रे के बारे में ये कहा जाता है कि वो, ऐसा नहीं कि वो कमिटेड फिल्मकार नहीं थे, लेकिन वो शायद मतलब वो अपनी विचारधारा को, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि बियरिंग ऑन द स्लीव्स, वो उस तरह से नहीं, वो उस तरह से जाहिर नहीं करते थे। वो बहुत कम फिल्में उनकी ऐसी होंगी जिसमें कि आप राजनीतिक कहीं कोई टोन देख पाएंगे, लेकिन मृणाल सेन की फिल्मों में, अधिकांश फिल्मों में हम देख लेते हैं कि हाँ, जो नायक नायिका या जो उसके पात्र हैं, उनका अपना एक, वो उसके अपनी कहानी के जरिए वो कहीं ना कहीं कोई बात कहना चाह रहे हैं, भले ही वो किसी अकेलेपन की बात क्यों ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में मनमोहन जी? मृणाल सेन, फिर वही बात आ जाती है। सिर्फ एक उदाहरण है, सत्यजीत रे से अलग इसलिए भी है कि वो खुले हुए फिल्मकार हैं, उनके अंदर एक खुलापन है, जी और वो शेयर करते हैं चीजों को लोगों के साथ। राय की स्क्रिप्ट, बंधी हुई स्क्रिप्ट है, वो अकेले आदमी है, वो अपने अकेले कमरे में रहते हैं। मृणाल सेन की इमेज बिल्कुल अलग इमेज है। उनकी इमेज है सफेद कुर्ते पजामे वाली, सिगरेट पीकर सड़क पे घूमने वाले आदमी की इमेज है। राय की इमेज ड्राइंग रूम की इमेज है। तो राय शेयर नहीं करते हैं, राय स्क्रिप्ट लिखते हैं। राय का एक एक संवाद सधा हुआ है, वो ही आपको फिल्म में बोलना है। वो मास्टर है सिनेमा के। वो एक जरा सा जेस्चर किसी ने दे दिया, एक्टर, वो एक्टर को बुलाते हैं, एक्टर 2 घंटे तक खड़ा है, वो आप बुलाते हैं, 1 सेकेंड उस पर एक जेस्चर वो देता है, कहते हैं बस काफी। अब एक्टर खुश है या नहीं उससे कोई उन्हें लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जेस्चर बस होने चाहिए। तो वो राय है। वही अदूर गोपाल कृष्णन है। अदूर गोपाल कृष्णन का सिनेमा
तकनीकी रूप से भयंकर, मतलब इतना सदा हुआ है कि आप मतलब पागल हो जाते हैं उस सिनेमा को देखते हुए कि भाई ये हैं कैसे लोग। मृणाल सेन गीता सेन से डिस्कस करते हैं हर चीज को, बातचीत करते हैं, अपनी क्रू के साथ बातचीत करते हैं। जो जब ये फिल्म बनता है एक दिन अचानक है, तो इसमें सब थिएटर के एक्टर हैं, तो वो जो बात उनकी सामूहिकता है वो उनकी बहुत बड़ी महानता है। उनकी सामूहिकता जोड़ती है लोगों को आपस में, और उस सामूहिकता में गीता सेन लगातार मौजूद है, उनकी उपस्थिति है वहां लगातार। वो उनके साथ एक्ट्रेस है। अब उन्होंने और वो क्योंकि हम सब लोग इस तरह के होते हैं कलाकार, जानकर वो कहते हैं देखो हम दोनों साथ साथ जाते हैं, हम दोनों पति पत्नी एक ही काम करते हैं फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ। और हर आदमी जानता है कि फिल्म मेकिंग कितना थकाने वाला काम है। फिल्म मेकिंग कोई आसान काम तो है नहीं। सुबह 7 बजे आप निकलते हैं, शाम को 7 बजे घुसते हैं, तो थके हुए होते हैं आप बुरी तरह से। तो अब खंडहर फिल्म है, तो खंडहर फिल्म में गीता सेन के जितने भी दृश्य हैं वो सब स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। तो वो आती हैं और वो दोनों पूरा दिन शूटिंग करते हैं। दोनों गीता सेन पूरी यूनिट को भी संभाल रही हैं, उनके लिए खाना भी बनाती हैं और चीजें भी करती हैं। ये पूरा है कि भाई उनके बिना मृणाल सेन फिल्म बना ही नहीं सकते थे, ऐसे भी कहते हैं लोग। तो लेकिन वो जब शाम को आते हैं तो मृणाल सेन ने अपने संस्मरणों में ये बातचीत में ही कहा है कि मैं आता हूँ और आके कहता हूँ मैं बहुत थक गया हूँ और मैं लेट जाता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपनी पत्नी से कि वो आएंगी और वो मेरे लिए अब जाएंगी रसोई में और चाय बनाएंगी और चाय बना के लाएंगी। तो सिर्फ इस बात को महसूस कर लेना। वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं जाऊंगा और मैं जाके चाय बनाऊंगा और पत्नी को चाय दूंगा। ऐसे हम लोगों का है नहीं बाकी चरित्र। तो वो भी उनके साथ जुड़ी हुई चीज है, इसलिए मृणाल सेन का मतलब बातचीत इस तरह से होती। फिर दूसरे, वो घबराते बिल्कुल नहीं, कहते हैं तकनीक जाए भाड़ में। तकनीक, अब वो एक जैसे दृश्य है, वो कहते हैं भाई नकल तो नकल। अब आंद्रे वाजदा का फिल्म में हर कोई जानता है कि कनाल नाम की फिल्म है, उसमें एक दृश्य है जिसमें एक क्रांतिकारी है, उसे गोली लगती है और गोली से वो मर रहा है। तो मृणाल सेन उसे पूरे का पूरा वैसे ही उठा लेते और फिर उस पर अपनी आकाशवाणी की धुन लगा देते हैं, सुबह वाली, जो सुबह 6 बजे धुन बजा करती थी आकाशवाणी की, बड़ी मशहूर है ना। तो वो वही बात है कि प्रभाव उनका उसमें बहुत जबरदस्त है कि उन्हें प्रभाव लाना है। इसके लिए उन्होंने आंद्रे वाजदा हो, गोदार्द हो, ट्रुफो हो, वो उठाते हैं चीजों को और उठा लेते हैं और उठाने की हिम्मत रखते हैं। उठा सकते थे, बाकी लोग नहीं उठा सकते। बाकी लोग डरते थे कि भाई हम नकलची न कहलाने लगे, हम ये न कहलाने लगे। अब जैसे भुवन शोम की बात होती, भुवन शोम की बात ज्यादातर ये होती कि भाई सुहासिनी और ये सब जो दृश्य हैं उनके, लेकिन जो आरंभिक उनका पहला 1 घंटा है भुवन शोम का, लगभग पहले 45 मिनट, उसमें वो सोम बाबू को जिस ढंग से एस्टेब्लिश करते हैं वो गजब है अपने आप में। एक बंगाली भद्रलोक, एक बंगाली आदमी सिगरेट पी रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है, ये बंगाली का चरित्र है, वो दिखा रहे हैं उसमें बड़ा मजेदार ढंग से। उसमें उसका अकेलापन दिखा रहे हैं, उसका जीवन दिखा रहे हैं कि कितना निरर्थक जीवन वो आदमी जी रहा है। फिर वो दूसरी तरफ भी उसे मोड़ रहे हैं कि भाई वो युग ऐसा है कि अभी स्वतंत्रता नहीं मिली है और कंपनी की गाड़ी चल रही है। अब आप उसे दूसरे ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। और वो महिला कहती है कि भाई मुझे कोई दुविधा नहीं है, मेरा पति अगर कुछ लेता है, किसी की सेवा करता है, चाहे पानी के लिए। तो वो जो चीजें हैं वो इश्यूज
वो अपने ढंग से उठाते हैं। किस चीज को आप करप्शन मानते हैं, किस चीज को करप्शन नहीं मानते। आप मध्यवर्गीय लोग हैं, अपनी मानसिकताएं हैं, आप आरोपित करते रहते हैं चीजों को, तो उन सब चीजों को वो तोड़ते हैं लगातार। ऐसे ये ही आपने बहुत अच्छी बात कही है, तोड़ने वाली बात जो आपने कही बहुत अच्छी। वो एक नॉन कन्फर्मिस्ट किस्म के इंसान थे अपने निजी जीवन में भी, और अपनी फिल्म कला, जो भी उनकी फिल्म कला रही है उसमें निरंतर वो जो है वो सांचे तोड़ते रहे। जी जी, पूरा जीवन कैसे उन्होंने जीवन जिया, हम इस बात की कदर करते हैं भाई। 95 इयर्स एक आदमी सिगरेट भी पी रहा है, घूम भी रहा है शराब, दूसरा आदमी नहीं है हमारे साथ तुलनात्मक रूप से, ठीक है 70, लेकिन वो भी बात अपनी जगह। अब तो और फिर अब एक दिन अचानक की थोड़ी सी बात कर ली जाए कि उसमें जो मुख्य पात्र है, वो मुख्य पात्र लेना अपने आप में एक हीरो जिसे हम कहते हैं, वो है कि एक इंटेलेक्चुअली दिवालिया आदमी आप अपनी कहानी का पात्र लेते हैं। एक आदमी जिसके पिताजी प्रोफेसर थे, उसने अपने पिताजी के चरण चिन्हों पे वो चला, पिताजी ने लाइब्रेरी बनाई, पिताजी की लाइब्रेरी में वो जाके बैठ गया। अब हम कॉलेजेस में क्या बहुत सारे प्रोफेसर्स को नहीं देखते हैं कि उनका होना या ना होना मायने नहीं रखता, उनका क्लास में आना ना आना मायने नहीं रखता, बिल्कुल वो होते ही नहीं है। अब ये ऐसे थीम को उठाना अपने आप में वो मृणाल सेन का मतलब है, और एक दिन अचानक में ऐसे उन्होंने किया है। आगे मुझे आप मौका देंगे तो जी आप बात करें। जी मनमोहन जी। विनोद जी, आपके पास आता हूँ। आपकी बात पिछली बार अधूरी रह गई थी, तो आप पहले तो अपनी बात को पूरा करें, फिर ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मृणाल सेन, जैसे अभी मनमोहन जी ने एक दिन अचानक का जिक्र किया, और उससे पहले हम लोग उनके व्यक्तित्व पर बातचीत कर रहे थे कि वो किस तरह के इंसान थे। जैसे वो लिखते हैं कि भाई मैं उम्मीद करता हूँ मैं थका आ रहा हूँ तो मेरी पत्नी चाय बनाए, ये हो वो, और तमाम सारी बातें, यानी अपने बारे में बहुत खुल करके बात करना, और कोई इनहिबिशन न रखना, और ये भी किसी तरह की मतलब परवाह न करना कि भाई लोग क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, वगैरह वगैरह। तो आप जो है जब मृणाल सेन के बारे में सोचते हैं, और जैसा कि मेरा मूल जो हमारी जिज्ञासा है, या जो जिसके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि क्यों खास है उनका सिनेमा, मृणाल सेन का सिनेमा में क्या खास बात है, तो वो जो है वो कैसे मृणाल सेन एक व्यक्ति, एक फिल्मकार, और कैसे उनका सिनेमा जो है आज के दौर में जब हम बात करते हैं तो वो क्यों आज के दौर में भी उनका सिनेमा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप म्यूट हैं आप। जी जी, आप जो बात कर रहे थे अभी त्रयी की, जो उनकी जो त्रयी थी वो एक तरह से नक्सल आंदोलन के कारण शुरू हुई थी। उस जमाने में जो एक कलकत्ते में या पूरे पश्चिम बंगाल में या पूरे देश में भी एक नक्सल आंदोलन की जो लहर चली थी, तो उसके लिए उन्होंने 3 फिल्में लगातार इस तरह की बनाई, और उसमें जो दृश्य लिए, जो अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे कि वो कहीं से भी कुछ ले लेते थे, तो उन्होंने वास्तविक दृश्य फिल्म में लिए, जो कलकत्ता 71 उसमें उन्होंने दृश्य लिए। जब फिल्म लोग देखते थे तो उसमें एक लड़के ने पहचान लिया, उसमें जब गोली लगी उसके भाई को, तो उसने कहा कि आपने फिल्म कब बनाई? तो उन्होंने कहा क्यों, आप क्यों जानना चाहते हैं? उनको घेर लिया, बोले नहीं आप बताइए कि ये फिल्म बनाने का पीरियड क्या है आपका। तो उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म बहुत पहले से शूट कर रहा हूँ और इसका इस्तेमाल मैंने किया। इसी तरह एक महिला ने कहा कि उसमें उसके पति मारे गए हैं। तो एक जीवंत चीजों को भी अपने क्राफ्ट में ले आते थे वो। उनका कहना था कि कोई भी चीज ली जा सकती है और उठाई जा सकती है, जैसा अभी बात कर रहे थे। दूसरी बात जो क्राफ्ट की बात हो रही थी कि सत्यजीत रे के बारे में, सत्यजीत रे की एक एक डायलॉग, एक चित्र, एक शॉट बाय शॉट सब चीजें फिक्स रहती थी। मृणाल जी के लिए ऐसा नहीं था। मृणाल जी ने खुद बताया है कि भुवन सोम में एक गाना है
जो कि सुहासिनी मूले की नंद ने गाया था। जब शूटिंग कर रहे थे उन्होंने सुना तो उनको लगा ये गाने का इस्तेमाल हम उस समय करें जब वो उत्पल दत्त उसकी चिड़िया सुहासिनी मूले को वापस करने आता है। तो इस तरह कोई भी चीज तात्कालिक वो उसमें उपयोग कर लेते थे। तो फिल्म में वो उनकी सजग आंख रहती थी कि कौन सी चीजें किस समय लेनी है। तो ये एक बताता है कि वो एक बहुत खुले किस्म के फिल्मकार थे। और जहां तक क्राफ्ट के बारे में बात हुई, अभी इन्होंने जबरीमल जी ने बताया कि अकलेल समझाने में किस तरह से वो क्राफ्ट, ऐसा क्राफ्ट बनते हैं जिसमें कि कहीं भी अकाल का चित्र नहीं होता, अकाल का चित्र नहीं होता। और अकाल के बारे में बात करते हैं, जबकि सचिद रे इसी फिल्म को बनाते हैं अकाल पर ही हसन संकेत, और उसमें बाकायदा वो पूरी स्टोरी नरेट करते हैं। इसमें कोई स्टोरी नरेट नहीं करते। तो आप ये सोचिए कि जिस सचिद रे को क्राफ्ट के लिए माना जाता है उसकी तुलना में इनका क्राफ्ट उसी विषय पर एक इनोवेटिव ढंग से आता है, जो कि सचिद रे में एक सीधे ट्रेडिशनल स्टोरी के तौर पर आता है कि एक ब्राह्मण है और जब अकाल होता है तो किस तरह से चीजें उसमें दिखती है। तो मुझे लगता है कि क्राफ्ट के लेवल पर भी वो लगातार सीखते रहे हैं, और उनके यहाँ जो इस तरह के दृश्य रहे हैं वो खासतौर से कलकत्ता वाले जो फिल्म ट्रई है उसमें उन्होंने बहुत सारे दृश्यों को लिया, जो जीवंत दृश्य, बम गोले गिरते हुए सब चीजें। तो वो एक दौर था। लेकिन उनका ये कहना था कि जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि लेफ्ट गवर्नमेंट के से भी उनका नाराजगी थी। नाराजगी इस बात पर कि उन्होंने बहुत सारे जो आश्वासन दिए थे, जो काम करने थे, कुछ उनके अनुकूल उनको नहीं लग रहा था। तो ऐसे समय में उनको लगा कि मुझे अपने अंदर देखना चाहिए, और वहीं से उनकी शिफ्टिंग होती है। और जो ये 3-4 फिल्मों की हम जो चर्चा करते हैं, खंडहर की, या एक दिन अचानक, या एक दिन प्रतिदिन, ये फिल्में उसी के बात है। और उसमें वो कहते हैं कि मैं अपनी ओर करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे भीतर क्या है। तो ये एक ऐसी यात्रा बहुत सारे कम फिल्म मेकर्स की रही है, जो एक गोरिल्ला फिल्म मेकर के रूप में जाने जाते रहे हों, और बाद में एक ह्यूमन रिलेशंस के बारे में और मिथ कथन के फिल्मकार के रूप में जाने जाएं। तो उनमें एक रेंज आपको बहुत बड़ा दिखता है, जो कि सेन के लिए या किसी भी फिल्मकार के लिए एक सीखने की बात है कि हम कहीं बंधे न रहें। हमारे लिए खुला आकाश होना चाहिए, और जीवन एक नहीं है, और जीवन की सोच एक तरह की नहीं है, वो समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि वो समय पीठ पर लादे रहते थे, वो कहते भी मैं समय के साथ चलता हूँ। वो उनका हमेशा बल था। और कहते जहां तक अभी चड्डा जी ने कहा कि उनकी जीवनी के बारे में, तो जो जीवनी उनकी अंग्रेजी में आई थी और बांग्ला में भी आ चुकी है, और उसके कुछ अंश में जब वागर्त में एडिटर था तो मैंने एक मित्र से अनुवाद करवाकर उसको प्रकाशित भी कराया था, उसकी कुछ अंश। तो ऐसा नहीं है कि अभी हिंदी में आया कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके कुछ अंशों को मैंने वागर्त में प्रकाशित करवाया था। तो ऐसा लगता है कि सीखने की बात यह है आजकल के फिल्म मेकर्स को कि कैसे कम राशि में अच्छे विचारों के साथ, अपने खुले मन के साथ, और अगर आप क्राफ्ट जानते हैं तो आप कैसे कम पैसे में बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। मुझे यही लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस तरह से सीखते हैं, और वो सीखना लगातार, जैसे कि उन्होंने कहा कि पहली 8 फिल्में उनकी फेल रही, 7-8 फिल्में वो मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिल्में व्यवसायिक रूप से फेल रही हैं तो वो अच्छी नहीं रही होंगी। व्यवसाय के दृष्टि से फेल रही हैं, लेकिन वो कम राशि में, जैसे उन्होंने लिखा कि 1 लाख रुपए में मैंने भुवन सोम बना ली। तो एक इतनी कम राशि में फिल्म बना लेना
एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये हमें सीखना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई भी काम किया जा सकता है और क्राफ्ट होना चाहिए, जिद होनी बहुत चाहिए। बड़ी बात आपने कही है, बहुत दिलचस्प बात आपने कही है विनोद जी। मैं पारक साहब के पास चलना चाहूंगा। विनोद जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप प्लीज, आपके तरफ से। हाँ शुक्रिया। पारक साहब आपके पास आता हूँ, पारक साहब। जो बात विनोद जी ने कही, जहां उन्होंने अपनी बात खत्म की कि सीखते रहना चाहिए, तो आज के दौर में एक ऐसा फिल्मकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने ना तो पैसे की चिंता की, ना उसने किसी तरह की कला शैली की चिंता की, ना फॉर्मेट के बारे में बहुत व्यवस्थित होकर के कभी सोचा, लेकिन सिनेमा के मतलब जब हम इतिहास की बात करेंगे, भारतीय सिनेमा के इतिहास की बात करेंगे, जब भी करेंगे, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद भी करेंगे, तो मृणाल सेन का जिक्र तब भी होगा। आज हम उनकी जन्म शताब्दी पर बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सिनेमा को एक दिया है कि आपको अगर फिल्म बनाना है, फिल्म बनाने के लिए जो आपका जुनून है, वो सबसे बड़ी चीज है। तो आज के दौर में जब हम देखते हैं कि हाँ फिल्मकार 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 400, 500 करोड़ की फिल्में बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर नजर होना चाहिए सबकी, अदरवाइज तो कुछ काम ही नहीं होगा। ऐसे में उस जुनून का क्या कोई वाकई में अर्थ है आज की पीढ़ी के लिए, या उसमें कुछ सीखने लायक बात है? आपको लगता है कि आज का कोई फिल्मकार या कोई ऐसा जो फिल्मों को पसंद करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए उस जुनून का कोई अर्थ है जो मृणाल सेन की एक खासियत थी? पारक साहब। देखिए, जाहिर है कि मृणाल सेन जो थे, वैसा कोई और मृणाल सेन की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से जो भी बने नया बने, अपने तरीके से, लेकिन मृणाल सेन से सीखा बहुत कुछ जा सकता है। उस क्या क्या सीखा जाना चाहिए वो आपने अपने वक्तव्य में कुछ हद तक बता भी दिया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि नंबर एक तो कमिटमेंट का मतलब है कि जीवन के प्रति किसी कोई वैचारिकता आपकी होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे हिंदी में तो खास तौर पर मैं देखता हूँ कि फिल्म बनाने की इच्छा है, फिल्म बनाते भी हैं, पैसा है, साधन है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि फिल्म बना क्यों रहे हैं वो। उनके पास में कोई कमिटमेंट नहीं है, उनके पास कोई वैचारिकता नहीं है, और इसलिए वो जब इस तरह के स्थितियाँ पैदा हो जाती है जैसे कि आजकल है, तो उन्हें कोई रास्ता भी नहीं सूझता कि क्या करें। इसलिए कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट चाहे वो मृणाल सेन की तरह का हो, चाहे सत्यजीत रे की तरह का हो। सत्यजीत रे का कमिटमेंट जो है वो भी वैचारिक है, भले ही उसे हम ठीक-ठीक मार्क्सवादी शब्दावली या मार्क्सवाद ना कहें, लेकिन एक वैचारिकता ज़रूर होती है, एक अपनी जीवन के प्रति, यथार्थ के प्रति एक कमिटमेंट तो होना ही चाहिए। दूसरा, आप जिस कला माध्यम में काम कर रहे हैं, उस कला माध्यम में क्या संभावनाएँ अंतर्निहित है, उसको खोजने की एक सच्ची ललक होनी चाहिए। उसमें नाकामयाब होने की हद तक जाकर नई चीज़ें खोजने की, नया कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। ये दोनों में हम देखते हैं, सत्यजीत राय में भी देखते हैं, मृणाल सेन में भी देखते हैं, और अलग-अलग ढंग से देखते हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है महत्वपूर्ण मृणाल सेन की, जो सत्यजीत रे से काफ़ी हद तक अलग है, कि वो लगातार जो है अपनी पीछे किए हुए कामों से सीख कर कुछ नया करते हैं। आप देखेंगे कि अपने को मार्क्सवादी कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले कमिटमेंट है उस वर्किंग क्लास के प्रति। इसलिए आप देखेंगे कि उनकी शुरुआती फ़िल्में जो है, वो वर्किंग क्लास के बारे में है, चाहे वो मर गया हो, कुछ हद तक भूंसों में भी देख सकते हैं। कई फ़िल्में उन्होंने शुरू में इस तरह की बनाई, ये जो जिस कलकत्ता तरी की बात कर रहे हैं, उसमें भी जो विप्लव की बात है, जो एक विद्रोह और बदलाव की बात है, उसमें कहीं न कहीं वर्किंग क्लास सेंटर में है। लेकिन उसके बाद में उन्हें ये लगता है कि उस क्लास के बारे में भी उन्हें फ़िल्में बनानी चाहिए, जिस क्लास से वे खुद बिलॉन्ग करते हैं। और हम जैसे मैंने पहले भी अपने पहले वक्तव्य में भी कहा कि अकालेर संधाने इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्म है, जो कि एक साथ मध्य वर्ग
और वर्किंग क्लास दोनों को हमारे सामने लाता है। दोनों तरह के वर्ग, मतलब मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग के भी दो तरह के हिस्से हैं। एक मध्य वर्ग है जो कि कहना चाहिए कि जो मतलब कहना वो पतनशील नहीं है, लेकिन एक दूसरा है जो धीरे धीरे पतन की, या कहना चाहिए कि धीरे धीरे गरीबी की ओर जा रहा है, और उनके अपने अंतर्द्वंद है, अपनी पीड़ाएं हैं। तो एक तरह से मध्य वर्ग के कई स्तर हैं, गरीबी के कई स्तर हैं, और वो दोनों एक साथ हैं। फिर खंडहर जैसी फिल्म आती है। खंडहर में भी आप देखेंगे कि वहां भी हमेशा फिल्म किसी भी वर्ग की हो, लेकिन आप देखेंगे कि वर्किंग क्लास उनमें हमेशा मौजूद रहता है। एक दिन अचानक में एक काम करने वाली होती है आरती, आप देखेंगे कि वो बार बार दृश्य में आती है। कभी वो उसे कहा जाता है कि तुमने काम ठीक से नहीं किया, कभी उसे कहा जाता है कि तुम जो है उधर काम कर लो, कभी मतलब आप देखेंगे कि वो जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास के अंदर उस आरती का फिल्म के शुरू से अंत तक मौजूद रहना, वो महज इत्तेफाक नहीं है, ये उसका मौजूद रहना हम आपके हैं कौन के घरेलू नौकर से बिल्कुल अलग तरह का है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक क्रिटिकल एटीट्यूड फिल्मकार का दिखाई देता है कि आप अपने बारे में जितना सोच रहे हैं, ठीक आपके घर में एक नौकरानी भी है, उसके प्रति आपका क्या रवैया है। और ये टिपिकल है, ये इनकी फिल्मों में आप देखेंगे कि जब भी वो मध्य वर्ग के बीच में जाते हैं तो उसके बीच में कोई न कोई एक वर्किंग क्लास जरूर आता है। काली रोशनदानी में देख सकते हैं, खंडहर में देख सकते हैं आप, सब जगह इस तरह की चीजें हैं। जी पाठक साहब, मजेदार बात है कि उनकी एक बहुत ही प्रिय अभिनेत्री है शीला मजूमदार। शीला मजूमदार जो है उसके लिए वो एक तरह से वो इतनी प्रभावशाली है, और उसको इस ढंग से उन्होंने ममता शंकर को भी उन्होंने बहुत बहुत फिल्मों में इस्तेमाल किया। ममता शंकर भी आती है उनकी कई फिल्मों में, मरगिया में और बहुत तमाम फिल्मों में है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तो मेरा ये कहना है कि ये जो है कि एक आप 27 फिल्में बनाएं और 27 फिल्मों में लगातार आप बदलाव करते रहें, लगातार आपकी खोज नजर आती रहे, लगातार आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो पहले से अलग हो। ये जी, उनमें जो बात आप कह रहे हैं, मैं चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, मैं आपकी इस टिप्पणी के साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। मतलब ये कहते हुए कि आपने जो बात उनकी व्याख्यायित की है कि हाँ, एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक जो जिसको हम पैशन कहते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए। जैसे मृणाल सेन में था कि हाँ, जीवन के अंतिम अंतिम क्षणों तक, अंतिम वर्षों तक, जब तक कि वो सक्रिय रह सके, वो लगातार फिल्म निर्माण के बारे में ही सोचते थे, फिल्म बनाने के बारे में ही सोचते थे। फिर उनके अंदर एक वैचारिक प्रतिबद्धता थी, समाज को लेकर के एक प्रतिबद्धता थी। वो मतलब कोई मुनाफे के लिए फिल्में बनाने वाले फिल्मकार नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो 100 करोड़ 200 करोड़ कमाने वाले फिल्मकार हों। उन्होंने पुरस्कारों की भी चिंता नहीं की, उन्होंने किसी विचारधारा की चिंता नहीं की। वो बस ये था कि हाँ, उनके मन में कुछ कहने के लिए इच्छा होती थी और वो उसको समाज तक ले जाना चाहते थे। वो लगातार मतलब चाहते थे कि समाज में कहीं न कहीं सिनेमा को लेकर के एक गंभीर नज़रिया पनपे। वो सिनेमा को सिर्फ, जैसा कि आमतौर पर होता है, मनोरंजन की विधा नहीं मानते थे, जो कि हम लोग लगातार अपने सिनेमा संवाद में हम लगातार कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वो समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है। और मृणाल सेन का सिनेमा कम से कम ऐसा है जो आपकी संवेदनाओं के संवर्धन का काम करता है निरंतर, और आपको एक बेहतर मनुष्य होने के लिए, या आपको संवेदनशील मनुष्य होने के लिए, या विचारशील मनुष्य होने के लिए लगातार प्रेरित करता है। ये उनकी सबसे बड़ी देन है, जो अगर हम सिनेमा में दिलचस्पी रखते हैं, जो भी लोग दिलचस्पी रखते हैं, वो मृणाल सेन के सिनेमा को और मृणाल सेन को इस बात के लिए याद कर सकते हैं। आपने इस चर्चा में भाग लिया, आप सबका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मृणाल सेन जैसे महान फिल्मकार को याद करने के लिए आज हम एक साथ जुटे। ये बहुत बढ़िया बातचीत हुई, और इस बातचीत में आप सबने हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने बातचीत को बहुत धैर्य से सुना। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।